नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के मिड टर्म के एग्जाम के बारे में। ये जो मिड टर्म का एग्जाम है इसको आप हाफ ईयरली एग्जाम भी कह सकते हो, इसको आप टर्म 1 का एग्जाम भी कह सकते हो। हालांकि ये जो टर्म 1 का एग्जाम है ये आपके कोविड पीरियड के टर्म 1 के एग्जाम से अलग रहेगा, टोटली डिफरेंट रहेगा। वो कैसे? वो इसलिए कि जब कोविड पीरियड था तो उस वक्त जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, उसमें आपका जो टर्म 1 का सिलेबस था वो टर्म 2 में रिपीट नहीं हुआ था। यानी कि टर्म 1 का सिलेबस जितना हो गया आपने एग्जाम दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद टर्म 2 में जो बाकी बच गया सिलेबस था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टर्म 2 में रहे थे। लेकिन इस बार क्या रहेगा, आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है, जिसको आप टर्म 1 कह सकते हो, मिड टर्म कह सकते हो, हाफ ईयरली कह सकते हो, यही सेम जो सिलेबस यहाँ पे जो कवर कर रहे हो, ऑलमोस्ट 50% के आसपास सिलेबस रहेगा इसमें। वही सिलेबस आपका रिपीट होगा एनुअल एग्जाम में। यानी कि ऐसा नहीं कि टर्म 1 टर्म 2 नहीं है, यहाँ पे मिड टर्म है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके बाद आपका एनुअल एग्जाम होगा। और जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। यानी कि ये जो आपका टर्म 1 का एग्जाम हो रहा है, ये जो मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको एक तो इसको अच्छे से करना भी है, दूसरा ये कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि इसको आगे तक हमें लेकर के जाना है, अच्छे से तैयारी करनी है ताकि हमारी एनुअल एग्जाम की तैयारी हो जाए। ओके, अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो चेंज हो रही है लास्ट ईयर से। एक तो आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। अब पैटर्न कैसा होगा कि वो पैटर्न होगा जो कोविड से पहले पैटर्न होता था, यानी कि 2019 के पैटर्न की तरफ वापस लौट रही है सीबीएसई, यानी कि आपका एनुअल पैटर्न होगा। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जो एनुअल पैटर्न होगा आपका एग्जाम का, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। थोड़ा बहुत चेंज क्या आएगा, जैसे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में रहेंगे। कितने रहेंगे एग्जैक्टली अभी तक सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं उसी टाइप का 2019 के पैटर्न को लेकर के आऊँ आपके लिए, ताकि एक मोटे तौर पे आपको आइडिया मिल जाए। और उसमें मैंने कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी डाल दिए ताकि उस टाइप की भी आपको प्रैक्टिस हो जाए, या फिर आपका माइंड सेट हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या की है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं मुझे कि आपके टर्म 1 में आ सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। हालांकि सभी तो इंक्लूड करना मुश्किल होता है, तो लेकिन कोशिश की है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि आपके लिए प्रैक्टिस पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओके, जहाँ तक आपके सोशल साइंस या एसएसटी के सिलेबस की बात है, तो कंप्लीट सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज में लेकर के आया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हो, क्लास 9 सोशल साइंस एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से हमने डिस्कस किए। और वहाँ पे अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो 90 to 95% क्वेश्चंस है वो वहीं से रिपीट हो रहे हैं। चाहे केवीएस के स्टूडेंट हो, चाहे वो जेएनवी के स्टूडेंट हो, चाहे वो दिल्ली के स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी प्राइवेट स्कूल की सीबीएसई पैटर्न के स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए वो सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो और उसके बाद आपका अच्छा स्कोर आएगा, इस चीज़ की गारंटी रहेगी। आज जो हम ये सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म का, इससे क्या कुछ हम कवर करेंगे, बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। एक तो आपको मोटे तौर पे आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पैटर्न आपके एग्जाम का रहेगा। दूसरा, मोटे तौर पे ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। तीसरी चीज़, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल क्या रहेगा। ओके, उनकी लैंग्वेज किस टाइप की रह सकती है, डिफ़िकल्टी लेवल किस टाइप का हो सकता है, और कौन से क्वेश्चंस है जो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ आपको मोटे तौर पे आइडिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आरपीवी यमुना विहार दिल्ली का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। मिड टर्म का एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है। ये आपका ये 80 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, और जो मिड टर्म का एग्जाम होता है वो सेम एज इट इज़ उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है जैसा कि आपका एनुअल एग्जाम होगा। टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो 3 आवर्स रहेगी। यहाँ पे आपको नेम या रोल नंबर, मोस्टली जो स्कूलों में क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं तो उसके ऊपर मेंशन करने होते हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, और इनके आंसर हैं वो सीरियल ऑर्डर में ही हमें देने की कोशिश करनी है। हालांकि कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कोशिश कीजिए कि 1 2 3 4 इस सीरियल वाइज ही हम चले। उसके बाद मार्क्स हैं वो इस सेक्शंस के अगेंस्ट इंडिकेट किए गए कि कितने मार्क्स रहेंगे, और इसमें मैप वर्क के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 5 मार्क्स का रहेगा आपका मैप वर्क। ओके, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। ए सेक्शन है ये, इसमें रहेंगे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कितने रहेंगे? 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, यानी कि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है आपके।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, ये हमें बताना है। तो कौन थे? लुई 16 थे। ओके, लुई 16 वाज द रूलर ऑफ द फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, दूसरा सेकंड क्वेश्चन दिया गया, विच वाज द मोस्ट फेमस क्लब ऑफ फ्रांस, फ्रांस का सबसे लोकप्रिय सबसे फेमस क्लब कौन सा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात की जा रही है, तो वो था जैकोबिन क्लब। ओके, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन हमें दिया गया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ओके, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन थे। तो इसमें एक और क्वेश्चन भी होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पे वो नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में देश की आज़ादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना हमें। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज अपार्थेड, रंग भेद की नीति क्या थी? साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर जो स्किन का कलर है उसके बेस के ऊपर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ओके, उसे रंग भेद की नीति कहा जाता है, यानी कि जो स्किन है, चमड़ी का रंग है, उसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता था अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उसे रंग भेद की नीति कहा गया है। इसमें जो गोरे लोग थे कितने थे? 25% थे, वो 75% 75% जो काले या अश्वेत जो कलर्ड लोग थे उनके साथ भेदभाव करते थे, और दोनों जो वर्ग थे उनके लिए अलग नियम कायदे कानून थे, तो उसे रंग भेद की नीति कहा गया। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया, पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, और उपचुनाव होते हैं, उनमें अंतर बताइए। तो जो आम चुनाव होते हैं, जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं, तो वो क्या है? आम चुनाव है। ओके, जनरल इलेक्शन है, ठीक, जैसे 2019 में हुए, 2024 में होंगे। क्लियर? जैसे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो जो इलेक्शन हुए थे वो कौन से थे? वो हमारे आम चुनाव थे। उसके बाद उपचुनाव, उपचुनाव कौन से होते हैं? जब किसी एक या दो सीट के ऊपर या तो किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया है, ओके, या किसी की डेथ हो गई है, या किसी की सदस्यता है वो रद्द कर दी गई, तो एक या दो सीट पे कई बार ऐसा होता है कि वो अलग से चुनाव होते हैं, तो उनको बोलते हैं बाई इलेक्शन या फिर उपचुनाव। क्लियर? उसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन दिया गया, सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, नेम द टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। हमें बताना है किन्हीं दो उत्तरी पूर्वी राज्यों के नाम जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन से 8 राज्य? इसको हम याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा होता है जो एक कपड़ा रखते हैं किसान वगैरह, गमछा और उसके बाद झाड़। इसमें उन 8 राज्यों के नाम है, मी से मिजोरम, त्रय से त्रिपुरा। आंसर तो हमें यहीं से मिल गया, ये दोनों उत्तर पूर्वी राज्य जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। बाकी कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल, रह से राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के 2 उत्तरी पूर्वी राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। 7th क्वेश्चन दिया गया, वाई आर फार्मर्स एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर, कि पालमपुर गांव में किसान है वो एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें कैसे उगा लेते हैं? तो एक, क्योंकि ये 1 वर्ड के क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें हमें आंसर देना है क्योंकि वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है दोनों तरीके से, कि वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, लगभग सभी जो खेत हैं वहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल को बिजली का कनेक्शन है। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 1 मार्कर है, तो आप लिख सकते हो कि क्योंकि पालमपुर गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है इसलिए वो 1 से अधिक फसलें उगा पाते हैं। अगर बारिश पे डिपेंड करते तो एक की भी गारंटी नहीं होती। ओके, उसके बाद 8th क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द साउथ गंगा, किस नदी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो गोदावरी नदी है उसको साउथ गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे गंगा नदी है वो उत्तरी भारत की सबसे लंबी नदी है, ऐसी गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास उसकी टोटल लेंथ है। ओके, इसलिए उसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। दूसरा ये कि जिस तरीके से गंगा नदी है उसका महत्व नॉर्थ इंडिया में, वैसे ही साउथ इंडिया में गोदावरी नदी है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है 1 मार्कर क्वेश्चन में ही दिया गया, 9th क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपका पहला चैप्टर दिया गया
पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। वहां से क्वेश्चन है कि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो हमने 4 कारक किए हैं। ओके, पहला कारक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा कारक है वो है मानव पूंजी। सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वो है ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ओके, उत्पादन संभव नहीं है। तो मानव पूंजी है या ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 10th क्वेश्चन है, आसान सा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स, संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, कोई भी वस्तु जो काम की है उसे हम संसाधन कहेंगे। तो आप देखिए आपके हाथ में जो मोबाइल है वो संसाधन है। ओके, आपके आसपास रूम में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें संसाधन है। ये मिट्टी, जल, ओके, संसाधन है। जिस चेयर या बेड के ऊपर आप बैठे हो वो भी संसाधन है। पेन, पेंसिल, नोटबुक, सब कुछ ये संसाधन है। कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गए आपके 1 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन बी दिया गया इस क्वेश्चन पेपर में। इसमें क्या रहेंगे? इसमें आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। ओके, 3 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर क्वेश्चन का मतलब ये कि अगर आप हेडिंग के साथ लिख रहे हो तो 3 पॉइंट्स लिखोगे। अगर आप विदाउट हेडिंग लिख रहे हो तो 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखना है, यानी कि 4 से कम में नहीं रहना है। कोशिश ये करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इफेक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन रशिया, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, ये हमें बताना है। पहला जो प्रभाव पड़ा कि रूस में जो खाद्यान्न है उसकी अनाज की कमी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर किसान थे उनको ज़बरदस्ती भर्ती कर लिया गया था सेना में। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि फसलें वो चौपट हो गई और उसमें अनाज की कमी हो गई। पहला प्रभाव ये पड़ा, यानी कि मैं आसान वाले आपको बता रहा हूँ कि देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। सेकेंड जो इसका प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, वो ये था यहाँ पे जो रूसिया में वो था महंगाई, प्राइस राइज इसको हम कह सकते हैं, इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो वहाँ पे दूसरा जो प्रभाव पड़ा कि महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि कुछ वस्तुएं थी उसकी शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होने से सीधा सा प्रभाव पड़ा कि महंगाई बढ़ गई थी। तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ा था, तीसरा प्रभाव ये पड़ा था कि जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो बुरी तरीके से लड़खड़ा गई थी। कारखाने वगैरह थे वो बंद हो गए थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी क्योंकि श्रमिकों की कमी हो गई थी। ओके, तीसरा प्रभाव ये पड़ा था। चौथा प्रभाव ये पड़ा था कि जो चौथा अगर हम प्रभाव की बात करें तो रशियन आर्मी जो थी दे हैड टू फेस डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उनकी हार होती है एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी टीम तो जीतती है, टीम समझ रहे हो ना, ये ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की साइड से लड़ रहे थे, लेकिन इनको बड़ा लॉस होता है। तो चौथा प्रभाव ये पड़ा था कि रूस की जो सेना थी उसकी जो एक तरीके से रेपुटेशन थी उसको बड़ा धक्का लगा था। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की तरफ था तो एक बार फिर से जो सैनिक थे जिनको भर्ती किया गया था उनको निकाल दिया गया कि अब जरूरत नहीं, तो बेरोजगारी फैल गई थी। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स आप आसानी से लिख सकते हो कि इससे एक तो भूखमरी की समस्या, निर्धनता बढ़ गई थी, ओके, अनाज की कमी हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, ओके, और अर्थव्यवस्था थी वो लड़खा गई थी। सेना है उसमें भी जो वहाँ के जार थे उनके प्रति असंतुष्टि फैल गई थी, क्योंकि सेना को भी लगने लग गया था कि ज़बरदस्ती हमें युद्ध में धकेला जा रहा है, हथियार वगैरह तो हमारे पास है नहीं। तो ये कुछ प्रभाव पड़े थे जो आपको लिखने। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, मेंशन एनी 2 चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन इन द रशियन इकोनॉमी, हाउ डिड स्टालिन डील विद द क्रिटिक्स। हमें बताना है कि स्टालिन ने रूस की अर्थव्यवस्था में किए गए 2 बदलाव कौन कौन से थे, कौन से बदलाव किए थे, और स्टालिन ने आलोचकों का कैसे सामना किया। तो टू द पॉइंट लिखना, इतना बड़ा भी नहीं लिखना में। तो 2 बदलाव किए थे। पहला, जो स्टालिन थे उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 5 वर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड 5 ईयर्स प्लान्स। ओके, सेकंड, ही इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म क्या था? सामूहिकीकरण, कि जो किसानों के खेत थे वो छीन करके एक बड़े खेत का आकार दे दिया गया, कोल खोज बना ली गई जिनमें किसान मेहनत करते थे और उसके बाद मेहनत के अकॉर्डिंग उनको उनका हिस्सा दे दिया जाता था। तो पहला जो बदलाव था वो ये था कि उन्होंने 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। दूसरी शुरुआत उन्होंने की थी कि उन्होंने सामूहिकीकरण, यानी कि एक कलेक्टिविज्म, एक कृषि का प्रकार है एक तरीके से कि सामूहिक खेत बना दिए गए थे जिनको कोल खोज कहा जाता था, तो उसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद सेकंड पार्ट दिया गया, इसको हम अलग स्टंजा में लिखेंगे कि स्टालिन ने जो आलोचक थे उनका कैसे सामना किया, जो क्रिटिक्स थे उनका सामना कैसे किया, कि उन्होंने उनको सख्ती से निपटा, ओके, और उनको जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे लोग थे उनको साइबेरिया भेज दिया गया। इस टाइप से उन्होंने सख्ती से उनके साथ निपटे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 रीजन्स। कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है, किन्हीं
तीन कारण है उसके साथ एक्सप्लेन करना है। पहला ये कि दिस इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की सरकार है, खुद की सरकार है ना, लोगों की खुद की सरकार है। एंड इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल कैन चूज देयर रूलर्स एंड पीपल कैन चेंज देयर रूलर्स, यानी कि अपने रूलर्स को चूज भी कर सकते हैं और अपने रूलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। क्या बाकी फॉर्म में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो पहला इसका गुण है कि ये लोगों की अपनी खुद की सरकार है, इसमें लोग अपनी सरकार को खुद चुन भी सकते हैं और खुद बदल भी सकते हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण ये हो गया, इन डेमोक्रेसी ऑल द पीपल आर हैविंग इक्वल राइट टू वोट, सबके पास वोट डालने का अधिकार होता है। ओके, और साथ ही साथ देयर इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का नियम होता है, जबकि बाकी सरकारों में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद तीसरा जो गुण होता है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, कि इन डेमोक्रेसी देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है। चौथा हम बता सकते हैं कि देयर इज इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स, कि सारे एक बराबर होते हैं, यानी कि चाहे वो पीएम हो चाहे वो पीएन हो, सबके लिए एक जैसे नियम कायदे कानून होते हैं। तो चौथा ये हो गया। ओके, तो ये चार आप लिख दोगे तो भी काफ़ी रहेगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बताना है कि संविधान क्या होता है और भारतीय संविधान की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करना है। ओके, तो पहला तो हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू रन एनी कंट्री, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी स्टेट, वी नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज नोन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी देश संस्था, ओके, देश हो गया, संस्था हो गया, राज्य हो गया, उसको चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानूनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं के कलेक्शन को, इन्हीं के संग्रह को हम बोलते हैं संविधान। ठीक, समझ में आ गया ना? जैसे आपके स्कूल का भी टाइम टेबल वगैरह सब कुछ है, तो वो क्या, वो आपके स्कूल का संविधान है। ठीक, उसके बाद ये कि भारतीय संविधान की दो विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डॉक्यूमेंट, ये रिटन में है। जैसे संविधान जो है वो रिटन में भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान वर्बल है, आपके घर का वर्बल है, देश का लिखा हुआ है। पहली विशेषता ये हुई। सेकेंड, इट इज फ्लेक्सिबल, दूसरी विशेषता ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया जा सकता है। तो ये दो फीचर हो गए, काफ़ी रह गए। तीसरे फीचर में अगर हम लिखना चाहें तो और कुछ हम डिटेल में भी जा सकते हैं कि इन थर्ड में कि इन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों का 3 अंगों में बंटवारा किया गया है। ओके, इस टाइप की चीज़ें लिखी जा सकती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द राइट टू इक्वालिटी, इस टाइप की चीज़ें लिखी जा सकती है। तो वो लंबा हो जाएगा, तो वो 2 या 3 तक ही हमें यहाँ पर रहना है। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिम्बल, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द प्रिम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बताना है कि प्रस्तावना क्या होती है और हमारे संविधान की प्रस्तावना की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो संविधान की शुरुआत में क्या कि एक इंट्रोडक्शन दिया गया। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द प्रिम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंट्रोडक्शन दिया गया, ओके, उसे ही प्रिम्बल कहा गया। जैसे कि कोई बुक है उससे पहले प्रीफेस दिया जाता है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो हमारा एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि इसमें क्या है, किसने लिखा, तो उसको हम बोलते हैं प्रिम्बल या प्रस्तावना। जैसे मूवी का ट्रेलर आता ना, तो ये ट्रेलर है हमारा। ओके, तो प्रस्तावना क्या है कि संविधान से पहले संविधान के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया। ओके, इंट्रोडक्शन मतलब उसका परिचय दिया गया कि ये किसने लिखा है, किसके लिए लिखा गया है और इसके मुख्य विशेषताएं क्या है, तो उसे प्रस्तावना कहा जाता है। हमारी प्रस्तावना की विशेषता क्या है कि पहली विशेषता ये कि इसे भारतीय जो प्रस्तावना है उससे हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान का निर्माण है वो भारतीय नेताओं ने किया है। दूसरी विशेषता है कि भारत को लोकतांत्रिक देश डिक्लेयर किया गया है। तीसरी विशेषता कि भारत को एक गणराज्य डिक्लेयर किया गया है। चौथी विशेषता कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश है वो डिक्लेयर किया गया है। पांचवी विशेषता समानता का अधिकार हमें दिया गया है। छठी विशेषता हमें स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि वो जो मेन वर्ड्स दिए गए हैं उसे ही हमें एक्सप्लेन करना है, तो इससे हमारी विशेषता हो जाएगी। उसके बाद 16th जो क्वेश्चन दिया गया है, 16th क्वेश्चन को देखिए, 3 मार्कर में है। 16th क्वेश्चन हमें दिया गया कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, मेंशन एनी 3। हमें बताना है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या क्या चुनौतियां, 3 लिखनी है। पहली चुनौती है कि भारत में निरक्षरता, कि ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब जैसे 74% के आसपास लिटरेसी रेट है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, तो आमतौर पर जब वोट डालते हैं तो ठीक से निर्णय नहीं कर पाते। पहली ये, ओके, यानी कि सच्चे को सुनना, अच्छे को चुनना, या फिर मतलब उस वक्त लॉलीपॉप के चक्कर में आ जाना है। दूसरी विशेषता ये कि धन बल की चुनौती, कि आमतौर पे जो नेता होते हैं वो कुछ ऐसे नेता भी चुनाव लड़ते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और पैसे के बल पर वो कई बार चुनाव भी जीत जाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है।
तीसरी चुनौती है बाहुबल की चुनौती, कि कई बार जो गुंडा तत्व है, आपराधिक तत्व है, वो भी टिकट पा जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और अपने दबदबे के बल पर वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ी चुनौती है। तीसरी परिवारवाद, कि राजनीति में कुछ परिवार है जिनका दबदबा होता है और वही पीढ़ी दर पीढ़ी जीतते जाते हैं, बाकी लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो ये 3 या 4 विशेषताएं आप लिख सकते हो। उसके बाद 17th क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस द डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन बाय द डिफरेंट रिवर्स। हमें बताना है विभिन्न नदियों द्वारा निर्माण के आधार पर उत्तरी भारत के विशाल मैदान की विभाजन, की जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है उन्होंने और इन मेन रिवर्स ने मिलकर के किया। ओके, एंड दैट्स वाई दिस प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। द इंडस प्लेन, ओके, सिंधु का मैदान, इसका मुख्य भाग पाकिस्तान में, कुछ भाग पंजाब में आ जाता है। दूसरा गंगा का मैदान, यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो वो गंगा का मैदान है। एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन इट लाइज इन असम में जो है वो ब्रह्मपुत्रा का प्लेन। बस इतना सा बताना है। उसके बाद है यहाँ पे पूछा गया, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ देखिए कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बना के बता दूँ कि यहाँ पे तट के साथ साथ ये है पश्चिमी तटीय मैदान और यहाँ पर है पूर्वी तटीय मैदान। अब दोनों में अंतर बताना है। पहला ये कि पश्चिमी तटीय मैदान है ये पश्चिम में, ये पूर्व में है। पश्चिमी तटीय मैदान है ये अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में, ये कहाँ पे, ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ये कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है। ओके, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये कम उपजाऊ है, ये ज़्यादा उपजाऊ है। इसमें डेल्टा नहीं पाए जाते, इसमें डेल्टा पाए जाते हैं। ये कृषि के लिए कम उपयुक्त है, ये कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। मतलब इस टाइप के अंतर हमें बताने हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया कि हिमालय की नेम द ऑल 3 पैरेलल सीरीज ऑफ हिमालयस। हिमालय की सभी 3 श्रृंखलाओं के नाम बताने। तो हिमालय क्या नॉर्थ में है इंडिया के, कैसे, वो चाप के आकार में, आग के शेप में। तो ऐसे 3 सीरीज है। तो ऐसे आप डायग्राम बना करके बता सकते हो, नेम ही बताने। पहला हो गया द ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं इसको, और इनर हिमालय यानी कि आंतरिक हिमालय बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे अंदर की तरफ है। हिमाद्री इसलिए कि बर्फ से ढका रहता है, ग्रेट इसलिए कि सबसे ऊंचा है। दूसरा आ जाता है ये है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय बोल देते हैं इसको, लेसर हिमालय बोल देते हैं इसको, और इसको हिमाचल हिमालय कह देते हैं। और ये आज गया हमारा बाह्य हिमालय, आउटर है, या फिर इसको शिवालिक भी बोल देते हैं। बस नाम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया, नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी पर नोट लिखिए। बेरोजगारी क्या होती है, जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है, काम करना चाहता है, फिर भी उसे काम ना मिले, तो उसे बोलते हैं बेरोजगार। बेरोजगारी कई टाइप की हो सकती है, उसमें से एक है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का अर्थ होता है कि कुछ लोगों के पास वर्ष के कुछ महीनों में काम नहीं होता, उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसे कृषक मजदूर होते हैं, तो जो खेती करने वाले होते हैं, चाहे वो किसान भी क्यों ना हो, तो उनके पास 4 या 5 महीने साल में काम नहीं होता। ओके, जैसे बारिश के दिनों में या सर्दियों में जो रबी की फसल की बुआई होगी उसके बाद कुछ खास काम नहीं होता, तो वो खाली बैठते हैं, ये मौसमी बेरोजगारी है। ऐसे ही शहरों में जो निर्माण कार्यों में बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वो जो मजदूर लगे होते हैं, बारिश के दिनों में काम ठप, काम नहीं, तो इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ओके, तो ये हो गए आपके 3 मार्कर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपके इसी क्वेश्चन पेपर के 5 मार्कर क्वेश्चन की। तो हमें यहाँ पे टोटल 7 5 मार्कर क्वेश्चन दिए गए। तो मेन छोटे यानी कि डिटेल में नहीं जाएंगे हमें, क्योंकि ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। तो मेन जो हेडिंग है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इसमें एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों के बारे में हमें बताना कि क्या कारण थे। पहला था कि जो लुई 16 था वो बिल्कुल निकम्मा था। ओके, वीकनेस ऑफ द लुई 16, क्योंकि ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, वो उन चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मैनेज ही नहीं कर पाया। पहला ये था। सेकंड था वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ का सामाजिक ताना बाना, कि वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना था उसके अनुसार समाज 3 भागों में बंटा था, प्रथम एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। ओके, उनमें से जो तृतीय एस्टेट था उसे ही सारे टैक्स देने पड़ते थे। भाई भड़कना ही ना, तो कभी वो भड़क गए तो क्रांति हो गई। तो दूसरा ये था। तीसरा ये था कि राजा ने क्या सोचा, लुई 16 ने, कि चलो टैक्स बढ़ा दीजिए, कर बढ़ा दीजिए। अब कर बढ़ाने की बात आई तो उस वक्त बात बिगड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने कर बढ़ाने की सोची और थर्ड एस्टेट जिसके हालात बुरे थे वो भड़क गई इस बात के ऊपर कि भाई मतलब अब और भी हमें दबाओगे। तीसरा ये था। चौथा बेरोजगारी की समस्या। पांचवा महंगाई की समस्या वहाँ थी। छठा वहाँ पे अनाज की कमी हो गई थी। ओके, यानी कि ये कुछ कारण, आप 5-6 कारण लिख सकते हो, इनको एक्सप्लेन करना है। ये कारण थे जिसके कारण वहाँ पर क्रांति होती है। उसके बाद
22nd क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द ब्लडी संडे इंसिडेंट, व्हाट वाज इट्स आउटकम। खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए और इसके क्या परिणाम निकले, ये हमें बताना है। कि खूनी रविवार की घटना कब घटित होती है? 1905 में घटित होती है, रूस में घटित होती है। जो मजदूर थे वो रूस के जार से मिलना चाहते थे और उन्हें अपनी मांगों का एक पत्र सौंपना चाहते थे। जैसे ही वो जार के महल के पास पहुंचते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें सैकड़ों लोग हैं, मजदूर हैं, वो मारे जाते हैं। क्योंकि इस दिन रविवार था तो इस घटना को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। इसके परिणाम क्या निकले कि इस घटना के बाद पूरे देश में आंदोलन है वो तेजी से भड़क जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है और राजा बैकफुट पे आ जाते हैं, वहाँ के जो जार है वो बैकफुट पे आ जाते हैं। एंड ही एक्सेप्टेड ऑल द डिमांड्स ऑफ द लेबर क्लास है, वर्कर क्लास है, उनकी डिमांड को मांगना पड़ा। और उनमें से एक जो डिमांड थी वो डिमांड थी कि वहाँ पर ड्यूमा जो रशिया की पार्लियामेंट है उसका गठन किया जाता है। तो वो हालांकि था सिर्फ ढकोसला दिखावा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आती है। उसके बाद नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विद एग्जांपल्स, कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टरों का एग्जांपल के साथ वर्णन करना है। तो 3 यानी कि 2 टाइप की एक्टिविटी होती है, कि इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जिनसे हमें पैसा मिलता है। ओके, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनको बोलते हैं। ओके, जैसे कोई भी काम धंधा है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, रिक्शा वाला है, और जो भी ठेला लगाता है, सब्जी वाला है, सबको पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम मेनली 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, एंड टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक सेक्टर। इन तीनों के बारे में बताना है। क्लियर? तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद है 24th, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल पर एक नोट लिखिए। भारतीय मरुस्थल कहाँ है? इंडिया के अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड में, तो वहाँ पे हमारा इंडियन डेजर्ट आ जाता है। ओके, यानी कि वेस्टर्न साइड में। तो ये राजस्थान का साइड है, तो यहाँ पे इंडियन डेजर्ट आ जाता है। इसमें राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो लगभग इसमें शामिल है। यहाँ पे बरसात की कमी होती है। ओके, बरसात है वो बहुत कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वनस्पति बहुत कम होती है। ओके, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें क्या होती है? यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती है, रेत के टीले बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहता है, 50 डिग्री के आसपास होता है। ओके, और कृषि है उसके वो इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें पानी की कमी होती है, बलुई मिट्टी होती है। तो ये सब कुछ हमें बताना है, यानी कि ये सारी डिटेल बतानी है कि कहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं, किस टाइप के फीचर्स है, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ये भी आसान सा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के भी। उसके बाद है वाई रिवर्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, नदियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये हमें बताना है। तो पहला ये कि जो नदियाँ होती है वो हमारी कृषि का आधार है, क्योंकि ये सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। दूसरा, ये देश के औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जितने भी बड़े उद्योग होते हैं वो नदियों के किनारे लगे होते हैं, तो उनकी जल की आवश्यकता को पूरी करती है। तीसरा, ये परिवहन की सुविधा भी प्रदान करती है। जैसे गंगा नदी है तो उसमें गंगा नदी में इलाहाबाद से लेकर के नीचे हावड़ा तक, कोलकाता तक जाया जा सकता है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी है तो जहाँ पे समतल भाग से बहती है तो वहाँ पे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इनका पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है, लोग घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ बात की जाए तो जल विद्युत के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनसे जनरेट की जाती है। क्लियर? ये पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है, यानी कि ये मैंने हेडिंग बता दी, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद 26th क्वेश्चन दिया गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, यानी हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ उनमें हमें अंतर बताना है। तो काफ़ी सारे अंतर बताए जा सकते हैं। हिमालय की नदियाँ होती है वो सदाबहार नदियाँ होती है। ओके, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है वो मौसमी नदियाँ होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी आता, बाकी दिनों में सूख जाती है। ओके, यानी कि हिमालयन रिवर्स आर द पेरेनियल रिवर्स वाइल द पेनिनसुलर रिवर्स आर द सीजनल रिवर्स। सेकेंड, हिमालयन रिवर्स आर लार्ज इन नंबर्स, ये ज़्यादा संख्या में, वो कम है संख्या में। ओके, इसके अलावा हिमालयन रिवर्स है जो संख्या के साथ साथ अगर बात की जाए, दीज आर लॉन्गर एज कम्पेयर टू द पेनिनसुलर रिवर्स, ये ज़्यादा लंबी होती है। जैसे गंगा 2525 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। जबकि बात की जाए इंडस की, सिंधु नदी की, तो 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर लंबी है। जबकि वहाँ पे कोई भी ऐसी रिवर नहीं है पेनिनसुलर इंडिया में जो 1500 किलोमीटर भी लंबी हो। ओके, तीसरा अंतर है इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में पानी की मात्रा कम होती है। ये जो नदियाँ होती है हिमालय की नदियाँ, वो मैदानी भाग से बहती थी, ऐसे नदी विसर्पण बनाती है, ऐसे घूमती है, बल खाती हुई चलती है, ये सीधे रास्ते में चलती है।
ये नदियाँ मार्ग भी बदल देती है, क्योंकि बाढ़ आ गई तो इधर से निकल गई, इधर से निकल गई। ये सीधे रास्ते से बहती है क्योंकि ये खाइयों से होकर के बहती है, गहरी घाटियों से होकर के बहती है। ओके, ये नदियाँ बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। ये जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सारा साल पानी रहता है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिंचाई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा साल पानी रहता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जल विद्युत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा साल और ज़्यादा पानी रहता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये बता दोगे तो काफ़ी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपके श्योर रहेगा मिड टर्म के एग्जाम में। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया, जस्ट ए मिनट, एक और क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, डी सेक्शन है, उसमें दिया गया रीड द सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें सोर्स बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि हमें सोर्स दिया गया जाएगा इसी टाइप से बुक में से, और उसको रीड करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, यानी कि इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रहेंगे। तो सोर्स को आप रीड कर लीजिएगा, हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे दिए गए 27th का फर्स्ट जो पार्ट दिया गया कि अ स्मॉल फार्मर हैज़ 2 hectares ऑफ लैंड टू कल्टिवेट व्हीट क्रॉप, हिज लैंड कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2 हेक्टेयर ज़मीन है और वो गेहूं की खेती करना चाहता है। तो हमें बताना है कि उसकी जो लैंड है वो किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आएगी, कि वो फिक्स्ड कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है या मिक्स्ड कैपिटल है या फिर ह्यूमन यानी कि मानव पूंजी है। तो वो स्थायी पूंजी है, फिक्स्ड कैपिटल है। कि फिक्स्ड कैपिटल कौन से होते हैं, जैसे मशीन हो गए, टूल्स हो गए, ज़मीन हो गई, कि जिसको हम कई वर्षों तक यूज़ कर सकते हैं, वो होती है स्थायी पूंजी। तो ये स्थायी पूंजी है उसकी ज़मीन। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया इसी का ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड दिया गया कि फॉर अ शुगर केन फार्मर, शुगर केन का जो फार्मर है, द शुगर केन सीड सोन इन द एग्रीकल्चर फील्ड इज, ये जो शुगर केन के बीज मतलब वो काट करके टुकड़े लगाए जाते हैं। तो गन्ना किसान है, वो गन्ने के जो बीज लगा रहे हैं वो क्या है, स्थायी पूंजी है यानी फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है या फिर वो ह्यूमन कैपिटल है, क्या है, तो वो वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी कैसे, क्योंकि कार्यशील पूंजी होती है जिसको केवल एक बार यूज़ किया जा सकता है, उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जैसे बीज हो गया, मनी इन हैंड हो गया, तो ये क्या होते हैं, खाद बीज स्प्रे वगैरह, ये कार्यशील पूंजी होती है क्योंकि इसको एक बार यूज़ किया अगले साल तो फिर वापस लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये कार्यशील वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, इसी पर बेस्ड है थर्ड क्वेश्चन कि इफ ए फार्मर वांट्स टू कल्टिवेट हिज फील्ड, कि अगर अपने किसान अपने खेत की जुताई बुआई करना चाहता है, विच काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही मे नीड, उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती, जुताई बुआई अगर खेती करना चाहता है तो क्या क्या ज़रूरत होगी, उसे वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, जैसे पैसा भी चाहिए, खाद बीज स्प्रे भी चाहिए, उसे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि लैंड वाटर भी चाहिए, उसे फिक्स्ड कैपिटल यानी कि टूल्स वगैरह भी चाहिए ना। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी, उपरोक्त सभी, ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका। उसके बाद 27 का फोर्थ जो पार्ट दिया गया, फोर्थ पार्ट कौन सा है कि इफ ए मैन्युफैक्चरर वांट्स टू एस्टेब्लिश हिज फैक्ट्री एट ए प्लेस वेयर ही वुड नीड टू डू सो, कि अगर व्हाट वुड ही नीड टू डू सो, कि अगर कोई विनिर्माता है वो कारखाना लगाना चाहता है तो उसे किसकी आवश्यकता होती, लेबर की भी चाहिए, कारखाना लगाएगा बनाएगा अभी ना बिल्डिंग वगैरह, उसे पूंजी भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ करेक्ट आंसर रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया फिफ्थ पार्ट दिया गया मनी इन द हैंड इज द एग्जाम्पल ऑफ, हाथ में पैसा उदाहरण है किस चीज़ का है, हाथ में जो पैसा होता है वो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी, ये करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद ई पार्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर का रहेगा वो रहेगा आपका मैथवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें 2 मार्कर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री में से। ओके, आपका जितना भी मैथवर्क है एसएसटी का, जितने भी क्वेश्चन सब कुछ मैंने पब्लिश किया हुआ है, तो आपका मैथवर्क है उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 9th एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या क्लास 9 10th मैथवर्क की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ओके, वहाँ से सर्च कर सकते हो। इसमें दिया गया जैसे कि आपको एक मैप दिया जाएगा, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, कि जैसे फ्रांस का मैप दे दिया गया है, तो उसमें कुछ प्लेसेस है ए और बी, तो उनको पहचानना है कि कौन से नाम हमें मेंशन करना है मैप के ऊपर। जैसे एक स्थान जहाँ पर जो लोग थे उन्होंने एक जेल के ऊपर हमला किया था 1789 में, तो वो पेरिस में था। ऐसे ही यहाँ पे पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू द स्लेव ट्रेड, दास व्यापार से संबंधित एक बंदरगाह, उसको हमें पहचानना भी दी गई, तो बोर्डोक्स वो बंदरगाह दी गई, तो इस टाइप से हमें पहचानना होगा, मैप दिया जाएगा। ओके, इसी टाइप से मैप ऑफ इंडिया यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसमें देखिए कि जैसे 3 क्वेश्चन दिए गए कि भारत की मानक समय रेखा जो देश के लगभग बीच में से गुजरती है, इलाहाबाद के पास से होकर के गुजरती है, तो उसको हमें लोकेट करना है। ओके, उसके बाद हम मालाबार कोस्ट जो केरला के साइड वाला कोस्ट आ जाता है, जैसे कि अगर हम मैप की ही बात कर लें तो ये वाला जो तट है केरल के पास वाला वो मालाबार तट है। तापी नदी यहाँ से निकलती है और लगभग यहाँ गिरती है, तो इनको हमें लोकेट भी करना है और इनको बताना भी है।
तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पब्लिश किए जा सकते हैं। ओके, तो बनाए जा सकते हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 2-4 घंटे लगते हैं, लेकिन आपके लिए किया जाएगा ये सब कुछ। और आपके लिए जैसे मैं बता रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, उसमें जितने भी चैप्टर्स आपके क्लास 9th SST के सारे पब्लिश किए हुए, आप उनको देखिए। बहुत अच्छा स्कोर आपका डेफिनेटली आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।